हमने पढ़ा दो तरह की वैल्यू होती है, एक होती है करंट रिप्लेसमेंट और एक होती है ओरिजिनल बुक वैल्यू। किसी भी पॉलिसी के अंदर इन दो वैल्यू के दो यूसेज होते हैं, दो वैल्यू के दो यूसेज होते हैं। कौन कौन से दो यूसेज होते हैं? एक आपको असेसमेंट के लिए और एक आपको एडुकेसी चेक करने के लिए। असेसमेंट आपको करनी होती है कि प्रीएम्बल कहता है कि मैं आपको इंडेमनिफाई करूंगा, और एडुकेसी आपको चेक करनी होती है कंडीशन 10 कहती है, कंडीशन नंबर 10 कहती है कि अगर एडुकेसी आपको चेक करनी है, इन दो वजह से हमें इसकी और इसकी जरूरत होती है, ठीक है। अब ये पॉसिबल है कि जो डैमेज आइटम है अगर 100% लॉस है तो मैं करंट रिप्लेसमेंट कोटेशन ले लूंगा हर किसी की। अगर किसी प्लांट में 100 मशीनें हैं और 100 की 100 डैमेज हो गई तो मैं इस तरीके से जा सकता हूं कि ऊपर भी करंट रिप्लेसमेंट डाल दूंगा, नीचे भी करंट रिप्लेसमेंट डाल दूंगा, उस पे सीधी डेप्रिसिएशन काट दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। पर वहां क्या करोगे जहां 100 मशीनें हैं और किसी एक ही मशीन के अंदर लॉस हुआ है? सर्वेयर हमेशा कहता है ये केस सबसे बढ़िया है क्योंकि इसमें सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है, सब जल गया सब जल गया सब जल गया। अब यहां पे तो एक ही मशीन डैमेज है, तो जो डैमेज है उसका तो आप करंट रिप्लेसमेंट ले लोगे, जो डैमेज है उसका तो करंट रिप्लेसमेंट ले लोगे। पर एडुकेसी चेक करने के लिए तो आपको इन 100 की करंट रिप्लेसमेंट चाहिए, वेदर इट इज पॉसिबल कि आप 100 की करंट रिप्लेसमेंट निकाल पाओ, वेदर इट इज पॉसिबल नहीं कि 100 की मैं करंट रिप्लेसमेंट निकाल पाऊं। एज इट इज नॉट पॉसिबल 100 की करंट रिप्लेसमेंट निकाल पाऊं, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये वाला भाई था ओरिजिनल बुक, इसको हम इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट करते हैं इसको हम, या एस्केलेट करते हैं इसको, इस वैल्यू को हम इन्फ्लेट करते हैं या एस्केलेट करते हैं। क्या निकालने के लिए? करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू निकालने के लिए। और करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू क्यों चाहिए होती है? करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू चाहिए होती है क्योंकि पॉलिसी कहती है कि वैल्यू का मतलब है वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन, और डिस्ट्रक्शन की वैल्यू होती है कि जो उसकी वैल्यू थी उस आइटम की उस दिन की करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू है माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो इसीलिए जो आप हमारी ओरिजिनल ब्लॉक होते हैं उसको एस्केलेट करते हैं और एस्केलेट करंट रिप्लेसमेंट निकालते हैं, जो आप पूछ रहे थे मुझसे। अब हम उस पे जाएंगे वापस, उसको एस्केलेट करके करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू निकालते हैं। करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू के अंदर से फिर हम डेप्रिसिएशन एडजस्ट करते हैं अभी, और डेप्रिसिएशन एडजस्ट करके हम उसकी जो है वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन निकालते हैं। इट इज नोवेयर मार्केट वैल्यू, इट इज नोवेयर एनी अदर वैल्यू, इट इज वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन। बट मार्केट वैल्यू अगर आप वर्ड यूज करोगे तो हर किसी को लगता है मार्केट वैल्यू नहीं, आज बाजार में क्या वैल्यू है इस चीज की। आज बाजार में OnePlus 7 Pro 30,000 रुपए का है नया, people take that thing as market value, so you have to see it from a common man, you know, layman के हिसाब से कि मार्केट वैल्यू। तो कहो इस चीज की जब खराब हुई तब क्या वैल्यू थी तुम्हारे हिसाब से?
ठीक है जी, ये आपका नॉर्मल पॉलिसी की हमने बात करी। अब हाँ बोलो। मतलब एक केस हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, जैसे 100 मशीन डैमेज है, अगर वो ओरिजिनल पे क्लेम कर रहा है जब उसने परचेज कर रहे थे, तो उसकी एडिकेसी मतलब एक केस और भी ऐड इसमें कर सकते हैं। तब भी उसकी एडवोकेसी उस पे नहीं होगी। नहीं, जब जो उसने ओरिजिनल परचेज किया उसके इन्फ्लेशन हम कर लेंगे। वो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, अगर कोई ओरिजिनल पे क्लेम करता है ना, तो क्लेम उसको ओरिजिनल पे पे होगा। अच्छा हाँ, एडवोकेसी जो है वो रीइंस्टेट पे करंट प्लेसमेंट में चेक होगी, बट क्लेम ओरिजिनल पे पे होगा, बिकॉज़ द सर्वे इज नॉट बाउंड टू पे मोर देन व्हाट ही इज क्लेमिंग। व्हाटएवर ही हैज क्लेम मैं उससे थोड़ी दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, सिरका बिट्स ऐसे हमारा बदल से। तो इसीलिए जो ओरिजिनल होता है उससे ज्यादा कभी क्लेम पे नहीं होता। जो पार्ट, अगर कोई चीज आप चाहते हो पार्टी को पे करना, तो पहले उससे कहो इसे क्लेम कर। At the same time, you cannot ask him to claim on escalation, because वो इंडिसेस आपका होता है। अगर आप वो लिख के दोगे तो इंश्योरेंस कंपनी को समझ में आ जाएगा कि आप मिले हो पार्टी से। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ कि अल्टीमेटली कोई आपसे पूछे कि इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या पे होता है, तो वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन, नोट करो इस चीज को कहीं, वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन। एंड व्हाट इज वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन? That is current replacement value। लिखो, ये कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। लिखा बेटा, वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन इज करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द सेम आइटम with same make, model and specification less usage, rather actual usage by the insured, that is from the date of put to use till the date of loss. From the date of put to use till the date of loss. यही इंडेमनिटी है, इसके अलावा कुछ इंडेमनिटी नहीं होती। पूरी पॉलिसी में जब भी वो कहीं वैल्यू वर्ड यूज कर रहा होता है वो इसी को रेफर कर रहा होता है, एक्सेप्ट ये दिन में दिन घटा दूं। जब हम पढ़ रहे थे इसको तो वहां पे वो कहता है कि वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन, दैट इज व्हाट it is mentioned in, again I am saying it is mentioned in preamble, value at the time of destruction। ठीक है, और पढ़ो ना यार, प्रियम्बल में शुरुआत में अरे नीचे जा रहे हो, पेज नंबर 2 पे चले हो। Value at the time of its destruction or the amount of such damage or its option reinstate or replace such property or part thereof। ये reinstate और replace such property की जो बात करता है ना, ये वो वाली बात नहीं कर रहा है। ये reinstate या replace जो बात करता है, ये reinstate या replace करता है कि आप खरीद के ले आओ जी, या तो ये पढ़ो ये क्या कह रहा है, वो कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी या तो पैसे दे देगी आपको, या तो पैसे दे देगी,
या आपसे कहेगी कि जाओ खरीद के लाओ, बिल लाओ, पेमेंट प्रूफ लाओ, और तब मैं आपको इतने दे सकती हूँ। या इंश्योरेंस आपको कभी ऐसी ही एक प्रॉपर्टी खरीद के दे देगी जैसी आप यूज कर रहे थे। सेकंड ऑप्शन कभी इंश्योरेंस कंपनी एडमायर ही नहीं करती, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी हमेशा आपको जो पे करती है दैट इज वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या होता है, पॉलिसी में क्लॉज लगता है दैट इज कॉल्ड आरएवी क्लॉज। आरएवी क्लॉज क्या कहता है, पढ़ा आप लोगों ने, बताओ भी आरएवी क्लॉज क्या अलाउ करता है? कहता है it is hereby declared and agreed that in the event of the property insured under item this to this with the policy being destroyed or damaged, the basis upon which the amount payable under each of the item is to be calculated shall be cost of आगे पढ़ो, cost of replacing, एक बंदा पढ़ो कोई भी, shall be cost of replacing or reinstating आराम से, shall be cost of replacing or reinstating on the same site or any other site. रुको, cost of replacing or reinstating कहाँ पे? The same site. At the same site or Any other site with property of same. हाँ, With property of the same kind. किस चीज को कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग? प्रॉपर्टी कौन सी वाली? सेम काइंड। प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए उसके क्या फीचर है? सेम काइंड होना चाहिए उसके अंदर, और type. टाइप सेम, हाँ, But not superior. यस। तीसरा कहता है सुपीरियर नहीं होनी चाहिए, मतलब जो स्पेसिफिकेशन लिखी हुई थी वो वैसी ही होनी चाहिए, उससे बेटर होगी तो नहीं अलाउ करेंगे, बट नॉट सुपीरियर। हाँ, To or more extensive. और मोर एक्सटेंसिव, बट शुड नॉट बी मोर एक्सटेंसिव आल्सो। Then the insured property when new यस, as on date of loss. शुड नॉट बी मोर एक्सटेंसिव, मोर सुपीरियर। किससे? जो प्रॉपर्टीज को रिप्लेस कर रहे हो, है ना? पर ये जो सुपीरियर की बात कर रहा है, ये एक्सटेंसिव की बात कर रहा है, ये कब की बात कर रहा है? जब वो reinstate कराएगा तो जैसे इम्प्रूवमेंट कुछ आती है उसकी बात कर रहा है ये। जैसे प्रॉपर्टी पहले डैमेज हुई थी, उसने पेंट करा रखा था, जैसे ये डिस्टेम्पर, और अब करा रहा है प्लास्टिक पेंट, तो वो इम्प्रूवमेंट आ गई, वो सुपीरियर हो गया। मैंने एक फोन लिया, मैंने एक मशीन ली हेडलबर्ग की, 16 डॉलर का। वो मशीन मैंने 10 साल पहले खरीदी थी। हाँ जी। सेम काइंड, सेम टाइप, बट नॉट सुपीरियर। 16 डॉलर की लगी हुई थी वो, ठीक है। आज वो मशीन आती ही नहीं है, आज वो मशीन आती नहीं, 18 डॉलर की आती है मशीन। तो क्या ये डेफिनेशन मुझे 18 डॉलर की अलाउ कर रही लेने के लिए? क्यों? सेम काइंड सेम टाइप। सुपीरियर हो तब नहीं उसकी कैपेसिटी इम्प्रूव होगी, जैसे किसी मशीनरी की कैपेसिटी इम्प्रूव होगी तो वो सुपीरियर ही हो गई ना। हाँ। अदरवाइज अगर वो 16 की 18 हो गई तो इम्प्रूव हो गई ना, वो बेटर हो गई ना मशीन। ये एडवांसमेंट। तो उसकी जो
मशीन की स्पेसिफिकेशंस हैं, जी मशीन्स की स्पेसिफिकेशंस हैं, वो कौन सी डेट की अलाउ कर रहा है? एज ऑन द डेट ऑफ लॉस के अलाउ कर रहा है। और वही करें ऐसा डेट ऑफ लॉस की, जैसे आपने बताया 16 थी तो 16 वाली अलाउड करेंगे ना, पर अब मार्केट में नहीं है तो 18 पर हम उसमें फिर इम्प्रूवमेंट काटेंगे उसमें से, बट जो पॉलिसी की वर्डिंग कहती है वो हम 16 ही अलाउड कर सकते हैं। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, उसे क्या समझ में आया? एक वर्ड लिख के दिया लोगों ने, when new, इसका क्या मतलब है? खरीदी थी सब, जब खरीदी थी। पढ़ो एक बार दोबारा। when new का क्या मतलब है? मतलब देन न्यू मतलब जो उस पर फिर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी ना। न्यू मतलब न्यू जब थी, जब जैसे उसने 10 साल पहले खरीदी थी, आज की बात नहीं कर रहा। ऑलरेडी कहती है उसमें कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग और रीइंस्टेटिंग, वो तो ऑलरेडी कहती है ना कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग और रीइंस्टेटिंग, तो डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी खत्म कर दी। तो फिर भाई जैसे आपने बताया सोलर रोलर वाली, सोलर रोलर को जब न्यू खरीदी थी, स्पेसिफिकेशंस पे तब दी, उसी स्पेसिफिकेशन के और जब खरीदी थी और आज 10 साल बाद कुछ बदला। when new का क्या मतलब है? मैं दोबारा सवाल पूछता हूं, इसी को हम आगे लेकर चलते हैं एग्जांपल से। एक बिल्डिंग मैंने खरीदी, नेहा और करण समझ पाएंगे इसको। एक बिल्डिंग मैंने खरीदी, वो बिल्डिंग ऑलरेडी 20 साल यूज हो रखी थी, 20 साल पुरानी बिल्डिंग मैंने खरीदी, ठीक है। और 10 साल के बाद उसमें लॉस हो गया मेरे खरीदने के, 10 साल के बाद में लॉस हो गया मेरे खरीदने के। अब पार्टी कहती है जी जब ये बिल्डिंग ओरिजिनल थी, जब मैंने खरीदी थी, तो इसमें मार्बल लगा हुआ था जब ओरिजिनल बनी थी, वो तो मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने तोड़ के सीमेंटेड कर दिया। तो व्हाट यू आर बाउंड टू पे, दिस और दिस? सीमेंटेड। तो उसको जब उसके पास था ही नहीं जो चीज, जो सीमेंटेड ही है उसकी, तो हम सीमेंटेड ही देंगे ना। अच्छा छोड़ देता हूँ और बेटर पे लेके जाता हूँ आपको। मैंने एक रीफर्बिश बाइक खरीदी, सॉरी मैंने एक रीफर्बिश मान लो मशीन खरीदी, सेकेंड हैंड हम फोटोकॉपी मशीन खरीदते हैं ना, ये आती है। आपको पता है इंडिया में 90% फोटोकॉपी की मशीन जो है वो सेकेंड हैंड आती है, बाहर जो कबाड़ी में बेच दी जाती हैं, कैनन की आती है जापान। हाँ मैक्सिमम वो बाहर जो कबाड़ी में बेच दी जाती है वो इंडिया परचेज कर ली है, तो यहाँ रीफर्बिश करके हमें दे दी जाती है। मैंने एक रीफर्बिश मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, जिसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए। मेरे यहाँ आग लग गई, मशीन जय हो गई। हाँ अब पार्टी मैं पहुंच गया जी, ये मशीन नहीं 10 लाख रुपए की है, तो 10 लाख रुपए की 1 लाख रुपए देंगे तो 1 लाख रुपए की खरीदी है, रिफर्बिश खरीदी है ना। लॉस कब हुआ? उसके बाद हुआ, उसके बाद हुआ। देंगे तो 10 लाख, बट जो डेप्रिसिएशन कटेगी, जो 10 जब लाख उसने डेप्रिसिएशन तो कटेगी नहीं ना, वो तो कह रहा मैं नहीं लिया था, वो तो कहता मैं नहीं लिया था। सोचो अगर ऐसा होने लग जाए तो लोग क्या करेंगे? पुराना प्लांट खरीदेंगे, आग लगाएंगे और नया ले लेंगे, यही होगा ना। That is the glitch in this definition. When new should be read as when new for the insured. उसने जिस पोजीशन पे उसने ली थी उससे बेटर पे थोड़ी प्लेस कर सकते हैं उसे, उससे बेटर पे थोड़ी प्लेस कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपने कोई सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है तो हम आपको जो मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं दैट इज द सेकेंड हैंड ओनली वैल्यू।
ठीक। क्योंकि अदरवाइज यू विल एंड अप डिफीटिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अच्छा, एक बात और पूछता हूँ, अब इसमें जो डेप्रिसिएशन कटेगी वो कब से कटेगी? आप बताओ। कटनी जैसे इसने 1 लाख रुपए की खरीदी है, रिफर्बिश्ड है, और 1 साल हो गया, तो पर है तो ये यूज तो हो चुकी है 7-8 साल, जैसे रिफर्बिशन होता है आपकी हिम्मत। तो मैं पूछ रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन कौन सी लगनी चाहिए? आप उसके लिए कॉस्ट कौन सी कंसीडर कर रहे हो? 1 लाख रुपए कब से लगेगी? जब से लगेगी। इट हैज पेंडुलम की दोनों साइड में वेट होता है ना, आप एक साइड नहीं डाल सकते ना उसे, क्योंकि आप बेसिस ही ये ले रहे हो। अगर आप वो बेसिस लोगे, काट लो 10 लाख ले लो कॉस्ट, 10 लाख ले लो कॉस्ट काट लो। तो ऐसे में हम क्या कहते हैं कि नई की कोटेशन लाके मत दे, ये 10 साल यूज थी, 10 साल की यूज की कोटेशन लाके दे, फिर उस पर डेप्रिसिएशन काट। So these are the importance की cost of replacing और reinstating। जब हम RAB की बात करते हैं, कहाँ पे सेम साइड भी हो सकती है, अदर साइड भी हो सकती है। मेरा B 205 में नुकसान हुआ, मैं 20 काम नहीं करना चाहता जी, मैं B 210 में नया शोरूम बना रहा हूँ, मुझे वहाँ reinstatement चाहिए, you have to give him। So ये सोने अदर साइड क्यों अलाउ करता है? सेम साइड तो ठीक है, अदर साइड क्यों नहीं अलाउ कर सकते? मान लो जिस जगह मेरा लॉस हुआ, बहुत में ऐसा होता है म्युनिसिपल अथॉरिटी मना कर देती है। मैंने कई केसेस किए, म्युनिसिपल अथॉरिटी मना करती है, तो बिल्डिंग हैज टू बी डिमोलिश्ड। एनी अदर साइड मतलब कहीं भी ये एनी अदर साइड जो है ना, लिखा तो नहीं है। एंड हाँ यू आर राइट, कहीं लिखा नहीं है, बट वन कॉमन सेंस हैज टू बी अप्लाइड दैट इट हैज टू बी विद इन द सेम ज्योग्राफी। आज दिल्ली में मेरी शर्ट की जो डिमांड है, मैं कहूँ दिल्ली का बंद करके मैं जयपुर में शोरूम खोलना चाहता हूँ, इट शुड बी विद इन द सेम विसिनिटी ऑफ द सेम एरिया, नियर बाय। वो कॉमन सेंस लगाओ ना। ये अलाउड कराई क्यों सर कि हम कि अगर वहां बढ़ सकता ये अब आज आप और मैं पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आया, जब जिसने ड्राफ्ट किया होगा उसे नहीं समझ में आएगा ना कि एनी अदर साइड में वन कैन टेक अ वेरी वाइड व्यू। जी मेरे दिल्ली के स्टोर में आग लगी, मैं लंदन में नया खोल रहा हूँ, उसके पैसे दे दूँ, तो वो चीज नहीं है। इट शुड बी नॉर्मली इट शुड बी ऑन द सेम साइड, हम लोग जो इंसिस्ट करते हैं, और सेम नहीं हो तो नियर बाय में हो। मैंने एक केस किया था विशाल मेगा मार्ट का, उसके अलवर के शोरूम में आग लगी और उसने मध्य प्रदेश के अंदर एक नया शोरूम आ रहा था, उसके एज पर पार्ट ऑफ एक्सपेंशन प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट आ रहा था उसका, तो उन्होंने कहा कि इसे मुझे रीइंस्टेटमेंट पे कर दो, क्योंकि रीइंस्टेट करेगा तभी एलोपी ट्रिगर करेगा। तो हमने कहा जी वो नहीं पे होगा, आप अलवर नहीं लेते तो हमको अलाउ कर देते हैं। वी कैन नॉट से कि अलवर में गली नंबर 4 में ही लो, पर अलवर में लो, एनी अदर साइड। तो इट हैव ऑन इट्स ओन अ वेरी रेस्ट्रिक्टिव मीनिंग। ठीक है, सेम काइंड होनी चाहिए, सेम टाइप होनी चाहिए। दैट इज व्हाई वी इंसिस्ट कि आप भैया स्पेसिफिकेशन बताओ क्या मशीन की, सुपीरियर नहीं होनी चाहिए। और ध्यान रखो, व्हेन न्यू डज नॉट मीन व्हेन मशीन वाज न्यू, व्हेन न्यू शुड बी ऑलवेज रेड एज should acquired when he has acquired, otherwise it will beat the principle of indemnity। तो RIV क्लॉज के चलते जो है पार्टी को उसकी करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू भी पे हो सकती है। कौन सी मशीन की या कौन सी चीज की जो डैमेज हुई, और कैसी होनी चाहिए वो मशीन, वैसी ही होनी चाहिए जैसी वो मशीन कब थी, जब पार्टी ने एक्वायर की थी, ना कि जब नहीं थी, जब पार्टी ने एक्वायर की थी। व्हेन न्यू शुड बी रीड एज व्हेन ही हैज परचेज इट। ये नोट कर लो, ये वाला पोर्शन जो नोट कर लो, वही है ना जो गुडलक में वो मोटर इतना ओल्ड लिख के दी थी, सेम थिंग।
इरेज करो। कर लेते बिल भाई, इरेज कराऊं मैं? हाँ अब हमने देखा कि करंट रिप्लेसमेंट क्यों चाहिए होती है, बट जब आप एडुकेसी को पढ़ते हो, जब आप कंडीशन नंबर 10 पढ़ते हो, तो कंडीशन नंबर 10 कहती है वैल्यू। कंडीशन नंबर 10 टॉक्स अबाउट वैल्यू, वेदर इट मेंशन एनी वैल्यू। नहीं, तो क्या आरआईबी कह रही है कुछ इस बारे में? पढ़ो आरआईबी क्लॉज पढ़ो। क्योंकि अगर आरआईबी इस बारे में कुछ नहीं कहेगी तो फिर पता चलेगा मैं क्लेम पे कर दूंगा उसे करंट रिप्लेसमेंट पे, और एडुकेसी चेक करूंगा मार्केट वैल्यू पे। ये ना पॉलिसी इज टू बी कैलकुलेटेड शैल बी कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग और रीइंस्टेटिंग।